हो गया रेडी? हो गया रेडी? चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट्स पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का अपर रूप। ठीक है, चलिए तो इस क्लास को अब हम कंटिन्यू करते हैं। कार्बन के अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हम लोगों ने दो चीजों को कवर कर लिया था। और हमने क्या क्या चीज कवर किया था, तो आपको अच्छे से याद होगा कि हमने कवर किया था हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, है ना? बात समझ में आया कि नहीं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपर रूप है, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीरा जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, कार्बन का बिल्कुल शुद्ध रूप जो होता है वो है। और ग्रेफाइट जो होता है वो शुद्ध रूप नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हीरा जो होता है वो कहा जा सकता है। चलिए तो उस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्लोरीन के बारे में। क्लियर है? फ्लोरीन क्लियर है? हिंदी में भी इसका नाम फ्लोरीन ही है ना? इस तरफ से होगा। चलिए देखिए, तो फ्लोरीन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? ये क्या होता है फ्लोरीन? इसे हम बोलते हैं C60। बात समझ में आया कि नहीं? C60 का मतलब क्या होता है कि इसमें कार्बन के 60 परमाणु जो होते हैं, 60 परमाणु जो होते हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर है? तो हम इसे क्या बोलेंगे, C60 या फिर फ्लोरीन। बात समझ में आया कि नहीं? अब जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ कार्बन जो होता है वो 60 का अगर एक ग्रुप बन जाता है तो वो फ्लोरीन कहलाता है। और एक सबसे खास बात आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स की, जैसे कि हम लोगों ने ग्रेफाइट को देखा या फिर डायमंड को देखा, हीरा को देखा या कोयला को देखा, तो इसमें भी कार्बन पाया जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कार्बन की। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि अनलिमिटेड कार्बन है उसके अंदर में। लेकिन अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो C60 यानी कि 60 कार्बन परमाणु जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होकर के क्या बनाता है, C60, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि फ्लोरीन की खोज किसने की है कि नहीं? बात समझ में आया कि नहीं? खोज किसने की, है ना? तो याद रखिएगा R.E. स्मेली, इनका नाम आता है। इन्होंने क्या किया था, फ्लोरीन का खोज किया था, है ना? मतलब फ्लोरीन को लैब में तैयार किया था। बात समझ में आया कि नहीं? और कैसे तैयार किया था बताइए, कैसे तैयार किया था? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया था, फ्लोरीन को तैयार किया था। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ग्रेफाइट में अनलिमिटेड कार्बन होते हैं और उसमें से C60 का इस्तेमाल किया था उन्होंने फ्लोरीन को तैयार करने में। फ्लोरीन का अगर आपसे पूछा जाएगा शेप कैसा होता है, तो शेप जो होता है वो फुटबॉल शेप होता है। फुटबॉल शेप मतलब क्या होता है इसका, फुटबॉल जैसी, है ना, संरचना होती है ना? क्लियर है? तो फ्लोरीन का संरचना कैसा होता है, फुटबॉल शेप का। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल में लाइनिंग बनी हुई होती है ना ऊपर से, डिजाइन, उसी टाइप से कार्बन जो होते हैं इसमें आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, उसको फुटबॉल शेप नाम दे दिया। बात समझ में आया कि नहीं? इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, यूज क्या किया जाता है, कहाँ यूज होता है इसका? तो याद रखिएगा डिटेक्शन ऑफ कैंसर। डिटेक्शन ऑफ कैंसर मतलब क्या, कैंसर की खोज में, ठीक है? मतलब क्या होता है, कैंसर के डिटेक्शन में। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या कि किसी इंसान को कैंसर है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसे एक ऐसा भी बोला जाता है कि केज स्ट्रक्चर भी है। केज मींस क्या होता है, पिंजरा, तो पिंजरे जैसी संरचना है। बात समझ में आया कि नहीं? पिंजरे जैसी संरचना। तो आपसे एग्जाम में क्या करेगा कि C60 यानी कि फ्लोरीन के संरचना के बारे में पूछ सकता है, तो फुटबॉल शेप हो सकता है या फिर केज शेप हो सकता है, पिंजरे जैसी संरचना हो सकती है। दूसरा आपसे ये पूछेगा कौन सा कार्बन का अपर रूप होता है जो कि कैंसर के डिटेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है C60 या फिर फ्लोरीन। इसी का नाम फ्लोरीन है, इसी को हम C60 बोलते हैं, है ना? इसमें ऐसा इसके बारे में कि इसका बनाया किसने था, यानी कि डिस्कवर किसने किया था, तो R.E. स्मेली ने किया था। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है?
है ना, और यूज तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया। तो ये हमारा कार्बन का अगला एलोट्रॉप्स है, डायमंड और ग्रेफाइट के बाद, यानी कि हीरा और ग्रेफाइट के बाद। एक स्टूडेंट ने एक सवाल और किया था मुझसे कि सर ये कार्बन जो होता है ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है डायमंड के अंदर में। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे तो ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज जितने भी तरीके का जो एलिमेंट्स होता है वो कुछ ना कुछ जो स्ट्रक्चर बनाता है उसमें कुछ ना कुछ एंगल बनता है, और इतने सारे एंगल्स को याद रख पाना जनरली पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, डायमंड जो होता है यानी कि हीरा जो होता है वो क्या होता है, वो 109 डिग्री का कोण बनाता है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, मतलब क्या करता है ये 109 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये बात याद रखिएगा कि हीरा जो होता है वो क्या होता है 109 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरी बात ये है कि जनरली एंगल वगैरह नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आपको इतना याद रखना है कि कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है उसमें एक और फ्लोरीन भी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते थे इसके बाद जस्ट कि कोयले वगैरह के बारे में, है ना। आपको पता है कि जो हमारे भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता है ना, और बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला अगर हमें चाहिए होता है तो हम कहाँ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं ना। बात समझ में आया कि नहीं, हम क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ठीक है। और कोयला आपने देखा होगा कि हमारे घरेलू लेवल में लकड़ियों को जला करके भी तैयार किया जाता है, लकड़ियों को जला के चारकोल भी तैयार किया जाता है ना। चारकोल टूथपेस्ट वगैरह में या फिर फेस वॉश वगैरह में चारकोल होता है ना। क्या करता है ये जो होता है ये गंदगी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। चलिए तो पहले हम कोयले के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जाकर के हम चारकोल की तरफ आएंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कोल के बारे में। कोल मतलब कोयला। आपको पता है कोयला हमारे जीवाश्म ईंधन है ना, फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है, और आपको पता है कि इसे लैब में बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है कि नहीं, लगभग लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है। तो हमारे भारत में भी कोयला पाया जाता है, और कुछ कोयला हम इंपोर्ट भी करते हैं विदेशों से, क्योंकि हमारे भारत में जो कोयला पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि इसको लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ए फिर बी फिर एल और फिर जाकर के पी। एक मिनट, ए बी और एल पी, बात समझ में आया कि नहीं। तो ए से हो जाता है एंथ्रासाइट, बी से हो जाता है बिटुमिनस, एल से हो जाता है लिग्नाइट, और पी से हो जाता है पीट। बात समझ में आया कि नहीं। एंथ्रासाइट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। बात समझ में आया कि नहीं। ये क्या होता है, एंथ्रासाइट जो होता है वो कैसा होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, और ऐसा माना जाता है कि इसमें लगभग 90 से लेकर के और 99% कार्बन हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या होता है 90 से लेकर के और लगभग 99% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 80% कार्बन होता है इसमें, है ना। उसके बाद फिर अगर हम लिग्नाइट की बात करते हैं तो इसमें और परसेंटेज कम होता चला जाता है, और इसमें हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं कि 50 से 60% तक कार्बन होता है। बात समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या होता है 50 से 60% तक कार्बन होता है। और पीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट 40% कार्बन होता है। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं। अब एक खास बात ध्यान से समझिएगा कि APLP, आप देख रहे हो कि ये जो लेटर होते हैं ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, मतलब क्या ABCD में भी सबसे पहले A आता है, फिर जाकर के क्या आता है B आता है, फिर जाकर के L, और उसके बाद फिर MN के बाद P। तो आप इसको याद रखने का भी एक सिंपल सा तरीका ABLP। ए फॉर एंथ्रासाइट, कार्बन का सबसे अच्छा फॉर्म होता है, यानी कि कोयले का सबसे ज्यादा अच्छा रूप होता है। बात समझ में आया कि नहीं। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है ना, मतलब क्या कि कोयले का जो कार्बन का जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो याद रखिएगा अगर ऑप्शन में अगर डायमंड न दिया हुआ हो, हीरा न दिया हुआ तो, और कोयला दिया हुआ हो और वो भी एंथ्रासाइट, तो आप इसको टिक मार्क कर सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये सबसे अच्छा प्रकार का कोयला होता है। बिटुमिनस 80% कार्बन होता है,
ये थोड़ा सा इससे डाउन होता है। तीसरा लिग्नाइट कोयला 50 से 60%, और चौथा जो होता है वो पीट कोयला जिसमें लगभग 40% कार्बन होता है। हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्मोकलेस, है ना, यानी कि धुआं रहित। बात समझ में आया कि नहीं? धुआं रहित कोयला हम इसको बोल सकते हैं कि इसको एंथ्रासाइट को हम क्या बोल सकते हैं? धुआं रहित कोयला। इट मींस इसके जलने पर धुआं नहीं होता है, बहुत कम होता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि कहां पाया जाता है? ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। मतलब क्या होता है कि एंथ्रासाइट जो होता है वो कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में बहुत ही कम, नाम मात्र का, लगभग 2% कोयला हम बोल सकते हैं कि एंथ्रासाइट हमारे यहाँ पर पाया जाता है ना। और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है ना, गोदावरी बेसिन में, फिर जाकर के हमारा जो झारखंड वाला एरिया है ये कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं। चलिए रानीगंज, झरिया वगैरह का जो नाम दिया हुआ है वो सब है ना, प्लस साउथ इंडिया में भी बहुत सारा जगहों पे कोयला पाया जाता है। चलिए वो तो ज्योग्राफी की बातें हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एंथ्रासाइट, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया और ए फॉर एंथ्रासाइट, याद रखिएगा सबसे अच्छे प्रकार का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। और कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं बिटुमिनस, तो बिटुमिनस, बी फॉर बिटुमिनस और बी फॉर भारत, मतलब कि ये कोयला कहाँ पाया जाता है? हमारे इंडिया में पाया जाता है ना। तो हमारे यहाँ पर जो कोयला पाया जाता है वो कैसा होता है? वो बहुत अच्छी क्वालिटी का ना होकर के दूसरे स्तर का होता है, जिसमें लगभग 80% कार्बन होता है ना। याद रखने का सिंपल सा तरीका, बी फॉर बिटुमिनस और बी फॉर भारत, याद रखिएगा, है ना। ये कुछ अपना ट्रिक बना लेते हैं जिससे हम चीजों को याद रख सकें। लिग्नाइट कोयला की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी देश में पाया जाता है, ये लगभग सारे जगहों पर। पीट कोयला भी जो होता है वो लगभग सारे जगहों पर पाया जाता है। क्लियर है? और ये जो होता है ये स्मोकलेस कोल होता है, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं एंथ्रासाइट को, और वो होता है हार्ड कोल, है ना, यानी कि सबसे ज्यादा कठोर कोयला। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा कठोर कोयला, तो आपको बताना है ना, हार्ड कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। फिर जाकर के हमारे पास बिटुमिनस होता है, और बिटुमिनस जो है, एक बात याद रखिएगा, ये कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन है, तो पक्की बात है कि कैसा कलर का दिखाई देगा? तो इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा? ब्लैक होगा। बात समझ में आया कि नहीं? एंथ्रासाइट का जो कलर होगा वो कैसा होगा? ब्लैक होगा। लेकिन अगर हम बिटुमिनस की बात करें तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, और वो कौन सा होता है? वो होता है सॉफ्ट कोल। सॉफ्ट कोल, बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसे हिंदी में बोलेंगे मृदु कोयला। और इसके अलावा ये ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब भूरा कोयला के नाम से भी हम इसे जानते हैं, है ना, भूरा कोयला। याद रखिए स्टूडेंट, बिटुमिनस में कार्बन का परसेंटेज कम है, ठीक है ना। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कार्बन है तो हमेशा काला ही दिखाई दे। और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन जो है वो डायमंड है, सबसे शुद्ध रूप, लेकिन डायमंड हमें जो होता है वो कांच की तरह दिखाई देता है ना। तो वो इसके स्ट्रक्चर पे, बनावट पर निर्भर करता है कि उसका कलर कैसा हो रहा है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि ब्लैक कोल जो होता है या हार्ड कोल अगर आपसे पूछता है, या स्मोकलेस कोल पूछता है, धुआं रहित कोयला या सबसे कठोर कोयला, है ना, या फिर काला कोयला, या फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कौन सा कोयला? तो जो है एंथ्रासाइट है। और कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिटुमिनस की बात करते हैं तो सॉफ्ट कोल पूछे या फिर ब्राउन कोल पूछे, या फिर हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोयला, तो वो होगा बिटुमिनस। या फिर कार्बन लगभग जिसमें 80% रहता होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? बिटुमिनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं लिग्नाइट का, तो ये तीसरे प्रकार का कोयला होता है, लगभग सब जगह पे पाया जाता है। और पीट कोयला ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है ना। और ये जो होता है ये भी लगभग सब जगह पे पाया जाता है। चलिए, तो कार्बन के बारे में, कोयले के बारे में हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करते हैं चारकोल का, ठीक है। और आपने एक चीज देखा होगा कि लोग लकड़ियों को जला करके भी कोयला तैयार करते हैं, बट वो एक्चुअली कोयला नहीं कहा जा सकता, उसको हम चारकोल बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इस चारकोल में और कोयले में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं चारकोल के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं, ठीक है। एक्चुअली थोड़े लंबे समय के बाद मैं इस वीडियो में प्रेजेंट हो पाया हूं, बट अब हम थोड़ा सा सीरियस होकर के इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं चारकोल।
ठीक है। आप एक चीज देख रहे हो, चारकोल यानी कि कोयले का क्या है, ये एक फॉर्म है, ठीक है ना। हाँ, ये बात अलग है कि हमने चारकोल कैसे बनाते हैं, बताइए। आपने एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह सुना होगा, टूथपेस्ट वगैरह में इस्तेमाल होता है ना। तो एक्टिवेटेड चारकोल या फिर चारकोल हम बनाते कैसे हैं, तो उस बात को समझिएगा ध्यान से, है ना। लकड़ी होती है ना, इसको अगर हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, अनुपस्थिति में अगर हम जलाते हैं तो क्या बनता है, यही जो होता है वो चारकोल बनता है। अगर हम सिंपल ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी लकड़ी को जलाएंगे, और खास करके कच्ची लकड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो, है ना, इसी से जलाने के दौरान जो लिक्विड वगैरह इसमें से बन के निकलेगा, उससे क्या होता है, कोलतार वगैरह तैयार किया जाता है, जिससे सड़कें बनाई जाती है ना। आपने देखा होगा ब्लैक कलर का जो होता है, डांबर जिसको बोलते हैं, वो तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसे जलाएंगे भाई, हम क्या करते हैं, बॉक्स लेते हैं, इसके अंदर लकड़ियों को बढ़िया से भर दिया जाता है, इसके अंदर में लेयर बना करके अच्छे तरीके से, है कि नहीं। और उसके बाद क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ आग जला दिया जाता है ना, और चारों तरफ से बढ़िया से इसको बॉक्स को बंद कर दिया गया और हर जगह से आग जला दिया गया। तो क्या होगा बताइए, थोड़ी देर के अंदर में ये जो होगा, इसके अंदर में जो दहन की प्रक्रिया, कम्बस्टन की प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, है ना। तो हम इसको पूर्ण दहन नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, अपूर्ण दहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपूर्ण दहन बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। और अपूर्ण दहन जब होगा इसके अंदर में, तो ये क्या हो जाएगा, यही जो होगा थोड़ी देर के बाद, ये जलते जलते जब पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये लकड़ी जो है वो नहीं जल के और चारकोल में बदल जाएगा। आपने सुना होगा एक्टिवेटेड चारकोल, है ना, एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। बात समझ में आया कि नहीं। कहीं कहीं पर ये जो है लकड़ियों से भी तैयार किया जाता है, कहीं कहीं पर आपने बोन चारकोल के बारे में भी सुना होगा, है ना, जानवर की हड्डियों से, है ना, जानवर की हड्डी से जो चारकोल तैयार किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोन चारकोल बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। अब जानवर की हड्डी से कैसे, आपने एक चीज सुना, बचपन से ही आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम चीनी को साफ करने के लिए क्या करते थे, तो हम हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट उसको पीस करके और हड्डी को चीनी में मिला दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस हड्डी से क्या किया जाता था, चारकोल तैयार किया जाता था। बात समझ में आया कि नहीं। और उस चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था। चारकोल क्या करता है, गंदगी को एब्जॉर्ब करता है, इट मींस चीनी को साफ करने में इस्तेमाल किया जाता था। बात समझ में आया कि नहीं। गंदगी को एब्जॉर्ब करता है, इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे पानी वगैरह को साफ करना है, क्योंकि इसके अंदर में एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। इसको हम बोलते हैं अधिशोषण। ये क्या करता है, चीजों को सतह पर से गंदगी को दूर करता है। सतह से गंदगी को दूर करने का मतलब उसको ऊपरी जो सरफेस होता है, जैसे कि चारकोल वाले जो फेस वॉश वगैरह आता है, या फिर आपका क्या बोलते हैं टूथपेस्ट, है ना, या फिर आपका फेस वॉश, या बहुत सारा ऐसा ब्लीच क्रीम वगैरह आता है, जो कि क्या किया जाता है, जिसमें चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि आपके दांत के ऊपर गंदगी का एक लेयर बना हुआ जो कि प्रॉपर वे में साफ नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल वाला जो टूथपेस्ट होता है, हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लोग क्या करेंगे, उस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और उस टूथपेस्ट की मदद से वो क्या करते हैं, वो अपने दांतों की गंदगी को साफ करते हैं। एक खास बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि दांतों की गंदगी का मतलब हो गया कि दांत के ऊपरी लेयर में जो गंदगी है वो सिर्फ उसको साफ करेगा। अब दांत के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगा, उस पर कोई वर्क नहीं करेगा। फेस वॉश है, आपने जल्दी में इसको यूज किया, तो ये क्या करेगा, आपके फेस के ऊपरी लेयर में जो गंदगी वगैरह होगा उसको क्या करेगा, ये दूर करेगा। ठीक है, तो फेस वॉश में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट में भी हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अवशोषण और अधिशोषण दो प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। अवशोषण का मतलब होता है चीजों को एब्जॉर्ब करके अंदर ले लेना, और एडजॉर्प्शन का मतलब हो जाता है अधिशोषण, यानी कि सिर्फ सतह से अधिशोषण, यानी कि सतह पर उसको चिपका लेना, है ना। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल वाला जो भी होता है, ये सब क्या करता है, ये ऊपरी लेयर से गंदगी को अपने में चिपका लेता है और पानी के साथ उसको अलग कर देता है ना। पानी वगैरह साफ करने में भी, है ना, आपने वो देखा होगा फिल्टर,
है ना, वाटर फिल्टर जो होता है, तो उसमें भी क्या किया जाता है, चारकोल मिला दिया जाता है। क्यों? उसके अंदर में भी जो फिल्टर लगे होते हैं उसके अंदर में चारकोल होता है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, उस पानी के अंदर जो भी गंदगी वगैरह है उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और खींच करके अपने पास अवशोषित कर लेगा, है ना। और इसको हमने कैसे तैयार किया था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। बात समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, अपूर्ण दहन, यानी कि जो है प्रॉपर वे में ये नहीं जल पाता है लकड़ी, और नहीं जलने के कारण क्या होता है, ये कार्बन जो होता है, लकड़ी जो होता है वो क्या होता है, कोयले में नहीं बदल करके और किस में बदल जाता है, ये जो होता है चारकोल में बदल जाता है। दूसरी बात कि इस जब हम इस कच्ची लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, और इस बॉक्स को हम पूरी तरीके से पैक कर देते हैं, ठीक है। कच्ची लकड़ी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर में से टार भी निकलता है। टार का मतलब क्या होता है, ये भी क्या किया जाता है, गंदगी वगैरह को दूर करने में किया जाता है ना। जैसे चीनी वगैरह जब तैयार किया जाता है तो गन्ने का जूस का जो होता है कलर बहुत ही ब्राउन कलर का होता है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसको बिल्कुल व्हाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लकड़ी के जलाने के बाद जो निकलेगा चारकोल वो, और प्लस जो टार निकलेगा वो सब का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि कोलतार वगैरह, है ना, इसमें से जो और कचरा निकला उसका हम क्या करेंगे, कोलतार बना लेते हैं। कोलतार किस काम आता है, सड़क वगैरह बनाने के काम आता है कि नहीं, गिट्टी वगैरह को आपस में चिपकाने में हेल्प करता है, तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था चारकोल। चलिए इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। लकड़ी को जला करके, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या किया जाता है, चारकोल तैयार किया जाता है। और इस चारकोल का इस्तेमाल क्या करने में किया जाता है, प्यूरीफायर के फॉर्म में, है ना, किसी भी चीज को शुद्ध करने में, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, ये था हमारा कार्बन का अपरूप। पी ब्लॉक में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारा अगला जो एलिमेंट होता है वो होता है फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस। फास्फोरस P15 2,8,5, ये इसका परमाणु क्रमांक इस तरीके से करके व्यवस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। बारीक कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, याद रखिएगा फास्फोरस, ठीक है। अब सवाल उठता है कि फास्फोरस किस किस चीजों में पाया जाता है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो फास्फोरस का जो कलर होता है जनरली, ये कैसा कलर होता है, तो याद रखना है आपको, ये सफेद रंग का पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक खास बात है कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और तुरंत में आग पकड़ लेता है। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है कि फास्फोरस का संकेत जो है वो P है, याद रखिएगा। और फास्फोरस को किसमें डुबा के रखा जाता है, तो फास्फोरस को किसमें डुबा के रखा जाता है, पानी में। बात समझ में आया कि नहीं? इसको क्या किया जाता है, पानी के अंदर डुबा करके रखा जाता है, ताकि ये क्या करे, बाहरी ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करके और खराब ना हो। बात समझ में आया कि नहीं? तो बाहर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये आग पकड़ लेगा। एक बात और, सोडियम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है ना। बात समझ में आया कि नहीं? याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीजों को याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रिक होना चाहिए। तो आपको इतना याद रखना है कि फास्फोरस P से होता है और P से पानी होता है। पानी में हमने फास्फोरस को डुबा के रखा, और उसके अलावा जो दूसरा ज्वलनशील पदार्थ था सोडियम, इसको हमने किस में डुबा करके रखा होता है, केरोसिन में, है ना। सोडियम को जब एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है तो क्या होता है, इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि पानी में उपस्थित ऑक्सीजन से भी आग पकड़ लेता है ना। ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करके क्या कर लेगा, ये आग पकड़ लेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो जनरली हम क्या करते हैं, फास्फोरस को पानी में डुबा के रखते हैं। चलिए ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हमने फास्फोरस को पानी में डुबा करके रखा तो इसका जो कलर है ये कैसा कलर हो जाएगा, अभी इसका कलर कैसा था, व्हाइट था, व्हाइट से कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, है ना। पानी में डूबने के कारण क्या हो जाएगा, पानी के ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करेगा, और रिएक्शन करके इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि फास्फोरस कितने रूपों में पाया जाता है और उसको कैसे कैसे तैयार करते हैं, उसकी बात को हम करते हैं, ठीक है। ये तो खैर बेसिक जानकारी थी, ठीक है।
पी ब्लॉक में पाया जाता है ना। वर्ग 15 के तत्व के बारे में भी हम देख रहे हैं। तो कार्बन था और फिर जाकर के क्या उसी में फास्फोरस भी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फास्फोरस है वो जनरली कैसा है, व्हाइट कलर का है। व्हाइट फास्फोरस से हमने क्या किया, रेड फास्फोरस तैयार किया। और कैसे तैयार हुआ ये, तो याद रखिएगा हमने क्या किया, इसको हीट किया, यानी कि गर्म करेंगे। सवाल ये उठता है कि कितना गर्म करेंगे, 573 केल्विन, है ना। बात समझ में आया कि नहीं, 573 केल्विन। और केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तो 573 माइनस 273 कर दीजिएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। वैसे 0.15 भी होता है, 273.16 होता है, 1516, लेकिन हम क्या करते हैं 273 एवरेज लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, 573 केल्विन पे क्या किया, इसको गर्म किया। जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि ये लाल फास्फोरस बदल जाएगा, लाल फास्फोरस में बदल जाएगा। और फिर अगर हम इसको और ज्यादा गर्म करेंगे तब क्या होगा, तब ये ब्लैक फास्फोरस में बदल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, किस में बदल जाएगा, ब्लैक फास्फोरस में बदल जाएगा। और इतना ज्यादा गर्म करने के लिए हम इसे कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, मतलब ब्लैक करने के लिए, तो 803 केल्विन ताप पर। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, रेड फास्फोरस से किस में बदल जाएगा, ब्लैक फास्फोरस में बदल जाएगा। अब सवाल उठता है कि हम इसे गर्म करके रेड फास्फोरस में क्यों चेंज कर रहे हैं या ब्लैक फास्फोरस में क्यों चेंज कर रहे हैं। तो अभी उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका क्या यूज क्या है, आखिरकार हम इसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। लाल फास्फोरस आपने देखा है, माचिस का जो डब्बा होता है उसके ऊपर जो साइड से जिस पे हम खींचते हैं ना, वो एक्चुअली रेड फास्फोरस का बना हुआ होता है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि माचिस का डब्बे के ऊपर कौन से फास्फोरस का पेस्ट होता है या किसका पेस्ट लगा हुआ होता है, तो आपको जवाब देना रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फर्टिलाइजर्स में, यानी कि उर्वरक में, आपने देखा होगा ना खाद वगैरह जो आता है, तो उसमें भी क्या किया जाता है, फास्फोरस का यूज करते हैं। चलिए बारी बारी से देखते हैं। ये जो रेड फास्फोरस होता है ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मैच स्टिक। अच्छा एक बात और, माचिस के डब्बे के ऊपर भी और माचिस के तीली पे कौन सा केमिकल होता है उसके बारे में बात करते हैं ना। तो पहले हम समझ जाते हैं, माचिस के डिब्बे पर जो लाल रंग का साइड से बना होता है ना, डिब्बे पर, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं केमिकल कौन सा होता है ना, केमिकल कौन सा होता है माचिस के तीली के ऊपर, जो बारूद जो लगा हुआ होता है वो कौन से केमिकल का होता है, तो याद रखिएगा वो होता है पोटेशियम क्लोरेट, है ना, पोटेशियम क्लोरेट। ये जो होता है ये माचिस के तीली के ऊपर पाए जाने वाला केमिकल होता है। बात समझ में आया कि नहीं। जब ये पोटेशियम क्लोरेट रेड फास्फोरस के साथ घिसता है, रगड़ते हैं हम ऐसे करके, है ना, तो आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, आग पकड़ लेता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो उसके ऊपर पूछा जाएगा कौन से केमिकल होता है, तो आपको बताना है रेड फास्फोरस। और माचिस के तीली में कौन सा केमिकल होता है, तो पोटेशियम क्लोरेट। बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक फास्फोरस का इस्तेमाल क्या किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं NPK, है ना। खाद के बोरे के ऊपर, पैकेट के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर जो ये फास्फोरस है, ये जो फास्फोरस है ये कौन सा फास्फोरस होता है, ये ब्लैक वाला फास्फोरस होता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमारे पास जो इसमें फर्टिलाइजर्स में, है ना, एक मिनट, जैसे हम क्या बोलते हैं उर्वरक, इसमें इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज बताइए, तो इसमें क्या किया जाता है, ब्लैक फास्फोरस यूज किया जाता है ना। इसको हम कंप्लीट फर्टिलाइजर भी बोलते हैं, है ना, पूर्ण खाद या पूर्ण उर्वरक। बात समझ में आया कि नहीं। तो हमारे पास जो होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, है ना, पैकेट के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा बोरे के ऊपर, तो जो होता है NPK लिखा हुआ रहता है, हमें समझ जाना है N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटेशियम। आपसे पूछा जाएगा
किस प्रकार के फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा जवाब क्या होगा? ब्लैक फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, और क्या यूज है फास्फोरस का? तो ये तो था इसका फॉर्म चेंज करके इस्तेमाल करना। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या इसका और भी कोई यूज है? फास्फोरस अगर किसी के साथ अगर कंबाइन हो जाता है कोई मेटल के साथ में तो क्या होता है? तो हम अगर उसके बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूं कि अगर हम फास्फोरस को, है ना, फास्फोरस प्लस जिंक, अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं P प्लस Zn, ठीक है, तो ये क्या बनाता है? तो याद रखिएगा ये बनाता है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड बनाता है। बात समझ में आया कि नहीं? और ये जिंक फॉस्फाइड होता क्या चीज है? तो याद रखिएगा चूहे मारने की दवा। क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं? रैट पॉइजन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? रैट पॉइजन। मतलब क्या हो गया? चूहे मारने की दवा। क्लियर है? तो चूहे मारने की जो दवा होती है, रैट पॉइजन जो होता है, वो क्या चीज का बना होता है? जिंक प्लस फास्फोरस, यानी कि जिंक फॉस्फाइड उसको हम बोलते हैं, है ना। फॉर्मूला इसका बन जाता है Zn3P2। क्लियर है? याद रखिएगा जिंक फॉस्फाइड, और ये चूहे मारने की दवा। मतलब क्या? फास्फोरस जो है जब जिंक के साथ संयोग करेगा तो क्या करेगा? एक पॉइजनस गैस बनाएगा। ठीक है ना, बस सॉरी, पॉइजन बनाएगा, और जब चूहे इसको खाएंगे और डाइजेस्ट करेंगे तो उसमें से कौन सा गैस निकलेगा? तो याद रखिएगा उसमें से बनता है फॉस्फीन गैस। ठीक है ना, हिंदी में लिख देता हूं मैं, फॉस्फीन गैस बनता है। और ये फॉस्फीन गैस कैसा होता है? तो ध्यान से समझिएगा, जिससे क्या होता है, उसको घुटन होना शुरू होता है। चूहे ने, मान लीजिए कि उसने दवाई खाया और थोड़ी देर के अंदर में ही क्या हो जाएगा? उसे घुटन होना शुरू हो जाएगा, और उसे घुटन होना शुरू होगा तो क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी, है ना, क्योंकि वो कौन सा गैस बन रहा होगा डाइजेस्ट होने के बाद? फॉस्फीन गैस, है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? फॉस्फीन गैस बनाएगा। और फॉस्फीन गैस के कारण जब उसको घुटन होगी तो वो चूहा क्या कोशिश करेगा कि कहीं खुली जगह में जाया जाए। बात समझ में आया कि नहीं? और वो खुली जगह में जाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि चूहे खाए घर के अंदर लेकिन मरे बाहर जाकर, है ना। तो इसका सीधा सा मतलब होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि चूहा मारने का दवाई नहीं रखते हैं बिकॉज वो खाता है और वहीं पर मर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो मेडिसिन आ रहा है, अब जो इसके लिए जो दवाइयां आ रही है ना, और दूसरी बात, इसको हम जहर नहीं बोलते हैं, मेडिसिन इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, क्योंकि जहर नाम से हम इसे मार्केट में नहीं बेच सकते हैं ना, तो इसलिए हमें क्या होता है? दवाई के नाम पर उसे बेचना पड़ता है। तो एक बात याद रखिएगा कि चूहा जो है वो खाएगा घर के अंदर कहीं भी, लेकिन जैसे ही उसको घुटन होना शुरू हो जाएगा वो क्या होगा? वो बाहर भागने की कोशिश करेगा और कहीं खुले वातावरण में चला जाएगा और वहीं जाकर के वो मर जाएगा। चलिए, अब चूहे मारने की दवा है वो तो ठीक है, लेकिन इससे कुछ और भी खतरनाक चीजें बन जाती है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर एल्यूमिनियम, कट तो नहीं रहा ना, चलिए, अगर एल्यूमिनियम जो है अगर वो फास्फोरस के साथ अगर जुड़ जाता है, बात समझ में आया कि नहीं? एल्यूमिनियम अगर फास्फोरस के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड बनाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड बनाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये एल्यूमिनियम फॉस्फाइड क्या होता है? तो हम इसे एक और नाम से जानते हैं जो आप सब भी जानते होंगे, सल्फोस। हिंदी में हम इसे बोलते हैं सल्फास। नाम सुने? जब 10th 12th का रिजल्ट आता है ना तो इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत बढ़ जाती है। अभी हाल ही में 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अभी तक ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, मे बी कि 10th के बाद बढ़ जाती है ना। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्या होता है ये सल्फास? सबसे जहरीली दवाई, है ना। खाने के बाद मुझे लगता है कि आदमी आधा घंटा भी जिंदा रह जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया तो। पहली बात तो ये डाइजेस्ट होता ही नहीं है, बट अगर हो गया तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेम वही प्रोसेस होगा। एल्यूमिनियम के साथ अगर फास्फोरस जुड़ जाता है तो ये और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, और ये बनाता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? सल्फास के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा ये सबसे खतरनाक जहर है,
क्लियर। और हमारे देश का आंकड़ा भी रहा है प्रतिवर्ष की खाने वाले लोगों का लगभग लाखों में संख्या है जो कि पर ईयर इसको खा करके सुसाइड कर लेते हैं। और इसलिए साइंटिस्ट अब कुछ इस तरीके का सल्फास बना रहे हैं जो कि क्या होगा, अगर उसको गलती से अगर खा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो याद रखिएगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके ऊपर क्या है, कोटिंग किया हुआ है, एक लेयर चढ़ा हुआ है, जो कि अगर गलती से अगर इंसान अगर उसको खा भी लेता है तो क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना। तो आप लोग भी ऐसे कोई गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको खा लेने से अब विशेष कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। और दूसरी बात की रिजल्ट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो एक जनरल सी बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि वो तो खैर अप डाउन सब में होता रहता है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कई बार फेल हो जाते हैं, इवन वो कोशिश करना नहीं बंद करते हैं, है कि नहीं। कई सारे कंपटीशन देते हैं और नहीं सिलेक्शन होता है, फिर भी वो कंटिन्यू कोशिश में लगे रहते हैं, शायद कहीं हो जाए, है कि नहीं। और बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है। और दूसरी बात है कि हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटी होता है कि नहीं, तो वो एक अलग वे है ना। और ऐसी वाली मौत मरना नहीं है, मौत नहीं मरना है। दूसरी एक बात याद रखिएगा कि सल्फास बनाया क्यों जाता है, तो याद रखिएगा पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है अनाज वगैरह में डालने के लिए, है ना, ताकि उससे क्या होगा, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। इन सब चीजों के लिए बनाया जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या फास्फोरस जो है, क्या इसका इतना ही इस्तेमाल है या और भी कुछ है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ फास्फोरस के बारे में, ठीक है। क्या है ना स्टूडेंट्स, किसी भी चीज के लिए थोड़ा सा कंटिन्यू होना जरूरी है। अगर आप कोई प्रिपरेशन करते हो तो हमेशा जब भी आपको मौका मिले आप कंटिन्यू रहिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा टाइम का यूटिलाइज कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, एक होता है आपातकालीन सिग्नल्स, है हॉर्न्स सिग्नल इसको बोलते हैं, हिंदी में हम इसे बोलते हैं आपातकालीन संकेत। ये होता क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा कि जब कोई व्यापारिक जहाज जो होता है जिससे सामान वगैरह ढोया जाता है, ये जब समुद्र के किसी क्षेत्र से पार हो रहा होता है तो उस दौरान इसको लूटने की कोशिश की जाती है ना। समुद्री लुटेरे जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको लूटने की कोशिश करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, इनको नेवी वगैरह की मदद चाहिए होती है ताकि क्या हो सके, ये जहाज को लूटने से बचाया जा सके। क्योंकि आपको पता है कई सारे देश की अर्थव्यवस्था तो इतनी चौपट है कि वो लूट खसोट से ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं, है कि नहीं। और वो सोमालिया वगैरह का आपने नाम सुना होगा, है ना, एक मूवी आपने देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, यानी कि समुद्री लुटेरे। उन लोगों का काम ही यही है, जो भी जहाज वहां से पार कर रहा है उसको लूट करके और अपनी जिंदगी को चलाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि एक समुद्र में मोबाइल फोन तो काम करेगा नहीं, तो वहां पर क्या किया जाता है, सिग्नल देने के लिए जो बॉक्स का यूज किया जाता है वो होता है, उसमें भी फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और उसे हम बोलते हैं हॉर्न्स सिग्नल, यानी कि आपातकालीन संकेत, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें, अब हम इस पर बात करते हैं। इसके अंदर में होता है CaC2 प्लस Ca3P2, बात समझ में आया कि नहीं। इसे हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फॉस्फाइड। बात समझ में आई कि नहीं। एक कंटेनर होता है, छोटा सा डब्बा होता है जिसमें क्या किया जाता है, इन दोनों का मिश्रण भरा हुआ होता है। और जैसे ही देखते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, हमें मदद की जरूरत है, तो क्या किया जाता है, इमीडिएटली उस बॉक्स को पानी में फेंक दिया जाता है। पानी में फेंक देने के बाद क्या होता है कि वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, फॉस्फिन गैस बनाएगा, और वो क्या होता है, वो आसमान में तेजी से एक धुएं की तरह उठेगा, है ना, जो कि रंगीन और चमकने वाले सिग्नल्स देंगे, है ना, मतलब एक चमक पैदा करेगा, है ना, नीले रंग का लौ वगैरह पैदा करता है। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो भी है नजदीक में अगर कोई नेवी का जहाज है तो क्या करेगा, इमीडिएटली पहुंच करके और आपकी मदद करेगा, है कि नहीं। तो हॉर्न्स सिग्नल यानी कि आपातकालीन संकेत में भी क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है ना, समुद्र में लूटपाट से बचाने के लिए, ठीक है, लूटपाट से बचाने के लिए।
ठीक है। तो इस तरीके से करके हमारा वर्ग 15, इट मीन्स हमारा जो 15 नंबर वर्ग जो है पीरियोडिक टेबल का, उसके जो एलिमेंट्स फास्फोरस थे, इसका यूज अब खत्म होता है। और इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ग 16 के तत्व के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वर्ग 16 के तत्व के बारे में हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें फिर आपको बताएंगे, है ना। चलिए, वर्ग 15 समाप्त हो रहा है और इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।